Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th April 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comments section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about UK Rwanda law. This topic is important from our syllabus GS paper 4 ethics and integrity point of view. और कहीं ना कहीं जीएस पेपर 5 असम इश्यूज से भी रिलेटेड है ये टॉपिक। देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं डंकी मूवी को, उसकी स्टोरी को। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने मूवी देखी होगी, नहीं भी देखी होगी तो मैं ब्रीफ में उसकी स्टोरी बता देता हूँ। 3 दोस्त लंदन जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि लंदन का वीजा उनको फॉर्मल या लीगल तरीके से मिल पाए। और लंदन वो जाना चाह रहे हैं फॉर सम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, वहां पे बेहतर नौकरी मिल जाएगी, कुछ पैसे कमा लेंगे, ये उम्मीद है उनकी। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए लंदन जाना चाह रहे हैं, बेसिकली यूके जाना चाह रहे हैं, लेकिन फॉर्मल वीजा उनका लग नहीं पा रहा है। तो फिर उन्होंने एक रास्ता अपनाया इलीगल इमिग्रेशन का, जिसको कभी कभार डंकी रूट भी कह दिया जाता है। डंकी रूट मतलब इलीगल तरीका, जिसमें जैसे तैसे भी कैटल की तरह स्टफ करके स्टफ करके लोगों को भेजा जाता है, मतलब इलीगल तरीका, उसको कहा जाता है डंकी रूट। और एक बार आप डंकी रूट या जैसे भी ये इलीगल रास्ता लेकर के आप पहुंच गए, मान लीजिए यूके के अंदर, तो यूके में जाने के बाद या इस तरीके के बाकी और भी सारे देश हैं, अभी यूके को एग्जाम्पल मान लेते हैं, वहां जाने के बाद आप अरेस्ट होंगे, कुछ दिनों बाद तो पकड़े जाएंगे ही, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको अरेस्ट करेगा। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको अरेस्ट करने के बाद इमिग्रेशन कोर्ट में रखेगा, जैसा इस केस में भी हुआ। इन 3 दोस्तों को, ये आप 5 लोगों को देख रहे हैं, इसमें से 3 लोग ऐसे डंकी मार करके यूके पहुंच गए और फिर उनको इमिग्रेशन कोर्ट में इमिग्रेशन जज के सामने रखा गया। अब इमिग्रेशन जज के सामने कहना होता है कि सर, मैं अपना देश छोड़ करके यहाँ इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे मेरे देश के अंदर खतरा है, मेरी जान को खतरा है, या मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, इन सब चीजों को खतरा है। आपको ये कहना होता है। अगर आप कन्विंस कर पाए कि हाँ, वाकई तौर पे आपको खतरा है अपने देश से, तो फिर आपको यूके के अंदर रहने की इजाजत मिल जाएगी, जिसको कहा जाता है राइट टू स्टे या बेसिकली असाइलम। फिल्म में दिखाया है कि 3 में से 2 लोग कह देते हैं कि हाँ हाँ, हमें हमारे देश के अंदर खतरा है, और वो यूके के अंदर असाइलम ले लेते हैं। जबकि शाहरुख खान वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे मेरे देश के अंदर कोई खतरा नहीं है, मैं यहाँ आया हूँ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते हुए। और फिर शाहरुख खान को वापस से डिपोर्ट कर दिया जाता है भारत, बाकी 2 लोगों को यूके के अंदर असाइलम मिल जाती है, रहने का इजाजत मिल जाता है। अब ये जो पूरा का पूरा स्टोरी है डंकी मूवी का, इट इज बेस्ड ऑन एन इंटरनेशनल कन्वेंशन जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज, जिसको जेनेवा कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज भी कहते हैं। इस पूरे स्टोरी में ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उसी के हिसाब से काम हो रहा है यूके के अंदर। तो क्या है ये जेनेवा कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज, वो समझते हैं। देखिए, जेनेवा कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज पहली बार 1951 में लाया गया। इसके अंदर कुछ और प्रोविजंस ऐड किए गए 1967 में थ्रू जेनेवा प्रोटोकॉल ऑफ 1967। तो रेफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951, एंड इट वाज फर्दर स्ट्रेंथेंड with help of some protocols added in 1967. It is a United Nations treaty जिसमें दुनिया के लगभग सारे देशों ने इसको साइन किया हुआ है। आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर के कंट्रीज जिनको रिप्रेजेंट किया गया है, दीज आर दोज कंट्रीज जो रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951 को भी मानते हैं और उसके 1967 के प्रोटोकॉल को भी मानते हैं। तो दुनिया के लगभग ज्यादातर देश इस रेफ्यूजी कन्वेंशन को मानते हैं। इस रेफ्यूजी कन्वेंशन को मानने वाले देशों को क्या करना है वो समझिए। द कोर प्रिंसिपल ऑफ दिस रेफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951, जिसको जेनेवा कन्वेंशन भी कहते हैं, वो ये है कि अगर आपके देश में, मान लीजिए कि दिस इज कंट्री बी, जो इस केस में हमने माना यूके, तो कंट्री बी के अंदर अगर कोई भी रेफ्यूजी आता है और वो रेफ्यूजी अगर ये साबित कर पाता है कि उसको अपने देश के अंदर खतरा है, उसके राइट टू लाइफ या फिर उसके फ्रीडम को खतरा है, तो फिर उस केस में इफ कंट्री बी इज सिग्नेटरी ऑफ दिस जेनेवा कन्वेंशन या रेफ्यूजी कन्वेंशन, then this country B cannot send back that refugee back to his original country A
country B is bound to give asylum to that refugee in its own territory on humanitarian grounds. So that is the core idea. The core principle of this 1951 convention is the principle of non-refoulement. Non-refoulement simply says that a refugee should not be returned to a country where they face serious threats to their life or freedom. तो पहले रेफ्यूजी है, एक बार जैसे तैसे भी अगर कंट्री बी में पहुंच गया तो वहां बन गया वो असाइलम सीकर। इमिग्रेशन कोर्ट में इमिग्रेशन जज को उसको कन्विंस करना होगा कि सर मुझे मेरे देश के अंदर खतरा है, और अगर जज कन्विंस हो जाता है तो इस असाइलम सीकर को असाइलम दे सकता है। यही हुआ, इस फिल्म में दिखाया गया। 3 लोग डंकी मार करके बेसिकली रेफ्यूजी की तरफ पहुंच गए। 3 में से 2 लोगों ने कहा कि हमें हमारे देश के अंदर खतरा है। जज वाज कन्विंस्ड और उसने उन 2 लोगों को यूके के अंदर असाइलम दे दिया। शाहरुख खान को डिपोर्ट कर दिया गया वापस। अब ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि यूके इसका सिग्नेटरी है, रेफ्यूजी कन्वेंशन का सिग्नेटरी है और प्रोटोकॉल को भी एक्सेप्ट करता है। ग्रीन कलर के में वो देश को रिप्रेजेंट किया गया है जो कन्वेंशन को भी मानते हैं और प्रोटोकॉल को भी मानते हैं। भारत की अगर बात की जाए तो इसने ना कन्वेंशन, हमारे देश ने ना रेफ्यूजी कन्वेंशन साइन किया है, ना हमारे देश ने 1967 का प्रोटोकॉल हमने एक्सेप्ट किया है। क्यों नहीं किया है वो भी आगे समझ लेंगे, लेकिन अभी हम लोग यूके के ऊपर फोकस करते हैं। तो यूके इज सिग्नेटरी ऑफ जेनेवा कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज एंड इट्स प्रोटोकॉल ऑफ 1967। अब यूके के अंदर हाल फिलहाल में एक समस्या देखी जा रही है, और सिर्फ यूके ही नहीं, यूएस के अंदर भी है। इनफैक्ट जितने भी ऐसे डेवलप्ड कंट्री हैं जहां पे लोगों को उम्मीद रहती है कि वहां पे उनकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, खासकर थर्ड वर्ल्ड देशों से लोगों को उम्मीद रहती है कि अगर हम यूएस पहुंच गए, यूके पहुंच गए और अगर हमें वहां असाइलम मिल गया तो हमारी लाइफ बेहतर हो जाएगी। ऐसे देशों में आजकल ये इलीगल इमिग्रेशन का, असाइलम सीकर्स की संख्या काफी बढ़ती जा रही है। यूके के अंदर ये समस्या खासकर देखी जा रही है। ईयर आफ्टर ईयर देयर हैज बीन कंसिस्टेंट राइज इन those people who are illegally entering into UK and then they are seeking asylum, and most of them are getting asylum as well. इस कारण से यूके के इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर पड़ रहा है, और इसमें कई सारे इनह्यूमन एक्टिविटीज भी होते हैं, खासकर इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके। ये स्मगलर्स, जिनको डोंकर्स कहते हैं, वो लोग स्मगलर्स या डोंकर्स कई सारे लोगों को ऐसे जानवरों की तरह स्टफ करके, इसीलिए तो इनको डंकी रूट कहा जाता है, पहुंचाने की कोशिश करते हैं इंग्लैंड। उस दौरान कई सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो मेनी ट्रेजिडीज आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ दिस डंकी माइग्रेशन। तो अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए यूके ने क्या तरीका निकाला? द यूके सेज कि इट्स बॉर्डर माइग्रेशन डिपार्टमेंट इज अंडर इमेंस स्ट्रेस। इससे बचने के लिए यूके ने तरीका क्या निकाला, देखिए जरा सा। अफ्रीकन कंट्री है एक रवांडा, उसके साथ यूके ने एक डील साइन कर ली। 300 मिलियन पाउंड यूके देगा रवांडा को, और उसके बदले में कुछ असाइलम सीकर्स, जिनको असाइलम मिल रहा है यूके में, उनको डिपोर्ट किया जाएगा रवांडा में, और रवांडा में उनको हाउसिंग फैसिलिटीज वगैरह दे करके सेटल कराया जाए। तो मतलब अपनी जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूके की अंदर अंडर रेफ्यूजी कन्वेंशन, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को यूके अब डाल रहा है रवांडा के ऊपर पैसे का इस्तेमाल करके। दिस इज यूके रवांडा डिपोर्टेशन प्लान। ये प्लान तो 2022 में ही आ गया था, जब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने ये यूके रवांडा डील साइन किया था। बट फिर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने, यूके की सुप्रीम कोर्ट ने इस प्लान के ऊपर होल्ड लगा दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रवांडा एक ऐसा देश है जहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं। रवांडा इज नॉट अ सेफ कंट्री as far as human rights are concerned, and that is why the Supreme Court put a hold on this UK Rwanda deportation plan. तो इस होल्ड को हटाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है, वहां की यूके के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो होल्ड आता है, उसको हटाने के लिए अब वहां की पार्लियामेंट ने ये बिल पास किया है, सेफ्टी ऑफ रवांडा बिल, जहां पे उन्होंने अग्री किया है, पार्लियामेंट ने कानून पास करके कहा है कि रवांडा इज अ सेफ कंट्री and transportation of migrants, asylum seekers to Rwanda is not a threat on their safety. वैसे भी आपको पता है कि यूके के अंदर पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी या सुप्रीमेसी मानी जाती है। उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इट गिव्स पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, और इट फॉलोज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया, कह दिया कि रवांडा सेफ जगह है, तो अब सुप्रीम कोर्ट भी कुछ खास कर नहीं सकता। एंड नाउ दिस
यूके रवांडा डिपोर्टेशन प्लान इज रेडी टू गेट इम्प्लीमेंटेड। इसको लेकर के कई सारे लोग अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस यूके रवांडा डिपोर्टेशन प्लान को। इसमें सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वो ये है कि पैसे का इस्तेमाल करके यूके अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रहा है और उस पैसे का इस्तेमाल करके किसी गरीब देश के ऊपर वो एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहा है। दूसरा, इट इज बीइंग सीन एज एन एग्जांपल ऑफ जेनोफोबिया। जेनोफोबिया मतलब कंसीडरिंग योर सेल्फ, योर कंट्री, योर रेस सुपीरियर देन अदर्स। ब्रिटिशर्स की समस्या क्या है? उनको लगता है कि ये लोग हमारे देश के अंदर आकर के हमारे देश को गंदा करें। कहीं ना कहीं दे आर नॉट विलिंग। एक तरफ तो उनके अंदर हिपोक्रेसी है कि वी स्टैंड फॉर ह्यूमन राइट्स एंड हायर वैल्यूज, तो दैट इज वाई दे आर सिग्नेटरी ऑफ दिस refugee convention, because we respect human rights. But at the same time, they cannot stand people, refugees coming to their country, because they have been known for that superior tendency mentally. And that superior mentality leads to a feeling जिसको कहा जाता है जीनोफोबिया, बाकियों को छोटा समझना, उनके लिए नफरत की भावना रखना। तो कहीं ना कहीं ये जो यूके रवांडा डिपोर्टेशन प्लान है, दोनों देशों के बीच में साइन हुआ, इट इज रिफ्लेक्टिंग जीनोफोबिया अमंगस्ट मेनी people, especially the government of यूके। तो ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है यूके रवांडा डील का, इसको अलग अलग तरीके से देखा जाए। किस किस ग्राउंड पर क्रिटिसिज्म हो रहा है? सबसे पहला, देयर विल बी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन डेमोग्राफी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ए पुअर कंट्री। रवांडा का क्या, आप उसको एक बार पैसा दे दोगे, उसके ऊपर तो इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रेस पड़ेगा। दूसरा, यूज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी फॉर प्राइवेट गेन। क्या मामला है? लोगों का मानना है कि रवांडा की सरकार ये पैसा लेकर के पर्सनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेगी, बट इट विल अलाउ और इट विल लीड द सेटलमेंट ऑफ दीज असाइलम सीकर्स ऑन द टेरिटरी ऑफ रवांडा, जो रवांडा के लोगों के जीवन में असर करेगा। बट पैसा तो रवांडा की सरकार के पास जा रहा है, और व्हाट इज द गारंटी कि द गवर्नमेंट विल यूज दैट मनी फॉर पब्लिक वेलफेयर? हो सकता है कि वो फिर वो करप्शन कर ले, पैसा खा ले। सो देयर इज नो गारंटी दैट द गवर्नमेंट ऑफ रवांडा विल यूज द मनी in the refugee deal for public welfare. Of course, it is an example of xenophobia, supremacy की tendency amongst the Britishers, evasion of moral responsibility by using money. So these are certain ethical concerns with respect to this particular UK Rwanda deal. In fact, एथिक्स पेपर में जो 2023 का मेंस हुआ है, उसमें दो सवाल इस टॉपिक से मिलते जुलते आए। एक सवाल मैं आगे आपको प्रैक्टिस में करवाऊंगा, वो देखेंगे, वो सीधा सीधा इस रेफ्यूजी कन्वेंशन के ऊपर था, वो हम लोग प्रैक्टिस में देखेंगे। दूसरा सवाल था इंटरनेशनल फंडिंग। एक अमीर देश दूसरे गरीब देश को अगर कुछ फंडिंग देता है, उसके क्या क्या एथिकल कंसर्न्स एसोसिएटेड होते हैं। एक सबसे बड़ा एथिकल कंसर्न यही है कि इंटरनेशनल फंडिंग में अमीर देश अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को फुलफिल करने की कोशिश करता है विथ हेल्प ऑफ इट्स मनी पावर, जो क्लियर कट हमें दिख रहा है इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ यूके रवांडा डिपोर्टेशन प्लान। अब थोड़ा भारत की भी बात कर लेते हैं। देखिए, इंडिया इज नाइदर सिग्नेटरी ऑफ दिस कन्वेंशन नॉर ऑफ इट्स प्रोटोकॉल ऑफ 1967। क्यों भारत सिग्नेटरी नहीं है? उसके पीछे कारण सिंपल है। भारत के अगर आप बॉर्डर देखें तो काफी पोरस है, मतलब चारों तरफ से रेफ्यूजीज का इलीगल तरीके से भारत के अंदर इंटर कर पाना सरल है, बिकॉज ऑफ द रग्ड टेरेन, पोरस बॉर्डर। और चारों तरफ आप देख रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देश हैं। अगर इलीगल इन्फ्लक्स को हमने अलाउ कर दिया और वैसे लोगों को भारत के अंदर हमने सेटल होने की अनुमति दे दी, इफ वी अलाउ सच पीपल टू सेटल इन इंडिया, देन ऑलरेडी हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रेस काफी हाई है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। सो देयर विल बी इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रेस, देयर विल बी इकोनॉमिक बर्डन, दैट माइट लीड टू डेमोग्राफिक शिफ्ट ऑल्सो। अभी आपको पता है कि बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स के आने के कारण ऐसे एलिगेशंस हैं कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम और वेस्ट बंगाल के अंदर काफी हद तक कुछ डेमोग्राफिक शिफ्ट देखने को मिला है। दैट विल फर्दर गो अप इफ इंडिया बिकम्स सिग्नेटरी ऑफ दिस जिनेवा कन्वेंशन। लोग सोचेंगे कि जैसे भी हो डंकी रूट मार करके। अब देखो, जैसे भारत के लोग यूके या यूएस जाना चाहते हैं, बांग्लादेश के लोग, म्यांमार के लोग या पाकिस्तान के लोग तो भारत आना चाहेंगे। यहाँ पे बेहतर उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, तो वो डंकी मार करके भारत आ जाएंगे और फिर यहाँ पे इमिग्रेशन कोर्ट में वो साबित करने की कोशिश करेंगे कि उनको उनके देश में खतरा है। और अगर हम लोग इनको असाइलम सीकर्स को असाइलम देने लगे तो वी विल हैव स्ट्रेस ऑन आवर ओन टेरिटरी।
इकोनॉमिक बर्डन एंड डेमोग्राफिक शिफ्ट। तो इस कारण से भारत सिग्नेटरी है नहीं जेनेवा कन्वेंशन का और इसके प्रोटोकॉल का। बट एट द सेम टाइम अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया 2019 में, जिसको हाल फिलहाल में इंप्लीमेंट किया है। वो क्यों लाया? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को जेनेवा कन्वेंशन के लाइट में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा देश भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है ऑफ कोर्स, और हम लोग बिलीव करते हैं इन द इथोस ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। हमारी परंपरा रही है वासुदेव कुटुंबकम, मतलब वर्ल्ड इज वन बिग ग्लोबल विलेज। मतलब वी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ एनी फैक्टर, रिलीजन, रेस और नेशनलिटी व्हाटसोएवर। वी बिलीव इन वासुदेव कुटुंबकम। ये भारत की परंपरा है, ठीक है, हम लोग इस बात को गर्व से कहते हैं। अब एक तरफ हम डेमोक्रेटिक हैं और बिलीव करते हैं वासुदेव कुटुंबकम में, और दूसरे तरफ हम रेफ्यूजी कन्वेंशन के सिग्नेटरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भारत का जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स डेमोक्रेसी या वासुदेव कुटुंबकम का इथोस, उसके अगेंस्ट जाता हुआ दिखता है। तो अब इंडिया को एक तरफ अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अगर हम इन कन्वेंशन के सिग्नेटरी हो गए तो फिर हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। But on the other side, we have to maintain our image also at global level that we are a democratic country and we believe in Vasudev Kutumbakam. तो इसके लिए एक मिडिल पाथ आप कह सकते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। उसमें भारत ने क्या कहा कि ठीक है, हम इंटरनेशनल कन्वेंशन को तो नहीं मान रहे बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक, बट हमारे देश के अंदर जो रेफ्यूजी आ चुके हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले से रह रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए रेफ्यूजीज, अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी के नहीं हैं, बाकी कम्युनिटीज के हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन या पारसीज, उनको हम लोग भारत की सिटीजनशिप देंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया विथ हेल्प ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज ट्राइंग टू प्रूव कि इट इज ऑल्सो कमिटेड टुवर्ड्स द ह्यूमन राइट्स ऑफ रेफ्यूजीज। बट considering the several other economic and infrastructural challenges, we cannot commit ourselves with some international convention. हम लोग एक इंटरनेशनल कमिटमेंट नहीं कर सकते, बट वी आर ऑल्सो सीरियस, वी आर डेमोक्रेटिक एंड वी रेस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स इवन इफ दैट राइट बिलोंग्स टू द रेफ्यूजीज। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तो कई सारे क्रिटिसिज्म हैं, एक बार हम फिर देखेंगे भी अगले पेज पे। लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में लाया गया, उसके कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं कि नहीं, आखिर सरकार क्या सोच करके ले आई है। तो व्हाट आर द रैशनल बिहाइंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो भी आपको समझना चाहिए। देखिए, सबसे पहली आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये दिया जाता है, ये आर्ग्यूमेंट आया है फ्रॉम आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिस्टर एस जयशंकर। तो उन्होंने ये बातें बताई हैं कि देखिए, वैसे ये समस्या ओपन एंडेड है, कई सालों से रेफ्यूजीज ऑलरेडी रह रहे हैं हमारे देश में, इसको ओपन एंडेड छोड़ना तो कोई समझदारी नहीं है। वी विल हैव टू फाइंड अ परमानेंट सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। प्लस इंडिया हैज टू शो दैट इट इज कमिटेड टू ह्यूमन राइट्स इवन इफ दोज ह्यूमन बिलोंग टू द रेफ्यूजी ग्रुप, तब भी हमको उनके ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट करना है। तीसरा, इन इलीगल इमिग्रेंट्स को अगर हम आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करना चाहें वापस बांग्लादेश, तो भी ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बांग्लादेश हैज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज इलीगल इमिग्रेंट्स एज देयर ओन सिटीजन्स। तो अगर हम पुश करेंगे बांग्लादेश उनको वापस भेजने के लिए, तो फिर हमारे रिलेशंस बांग्लादेश के साथ खराब होंगे, जिसका और ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं देश के अंदर और उनको डिपोर्ट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है कंसीडरिंग आवर इक्वेशंस विद बांग्लादेश। और जब ये हमारे देश के अंदर रह ही रहे हैं, तो इकोनॉमिक बर्डन बने हुए हैं, क्योंकि इनको अभी तक सिटीजनशिप राइट नहीं मिली है। अगर इनको सिटीजनशिप राइट मिल जाए, सो फिर ये लोग कुछ छोटे मोटे काम कर पाएंगे, सो दैट वे देयर इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन विल हैपन एंड इन दैट वे दे विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज जीडीपी। प्लस सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को सिटीजनशिप नहीं दी गई है, वो प्रोविजन को देख करके लगता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म, इट इज डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बट दैट इज नॉट ट्रू। बेसिकली पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए जो रेफ्यूजीज हैं, उनमें से अगर मुस्लिम रेफ्यूजीज हैं, तो उनका मुख्य कारण शायद से रिलीजियस प्रोसिक्यूशन ना हो करके इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंडिया होगा।
क्योंकि मुसलमान देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और वहां के अगर मुसलमान भारत में आकर के रह रहे हैं, इसका मतलब वो मुसलमान भारत के अंदर मेनली पुल फैक्टर के कारण आए हैं, भारत की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो आए हैं। लेकिन अगर मुस्लिम के अलावा बाकी अगर कम्युनिटी के लोग आए हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण हो सकता है उनका एक्सप्लॉइटेशन, उनका रिलीजन के बेसिस पे जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा होगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में, इसलिए उनको भारत के अंदर आना पड़ा, और इसलिए भारत उनको शरण दे रहा है, असाइलम दे रहा है। क्योंकि हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की मदद से मैसेज देना चाहते हैं कि वी वांट टू हेल्प दोज हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया बिकॉज ऑफ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन। बट अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को भी अगर देना हम शुरू कर देते हैं सिटीजनशिप, तो दैट विल सेंड ए मैसेज की परहैप्स इंडिया इज अलाउइंग सिटीजनशिप इवन टू दोज हु आर कमिंग टू इंडिया विद इकोनॉमिक मोटिव इन माइंड। सो वो फिर ह्यूमन राइट्स के फेवर में नहीं होगा और इंडिया के इंटरेस्ट के लिए ज्यादा डिजास्टर्स हो जाएगा। उस मुस्लिम इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप नहीं दी गई है, उसको एंटी सेकुलर नहीं देखा जाना चाहिए, ऐसा सरकार का आर्ग्यूमेंट है। मुस्लिम्स को इसलिए सिंगल आउट किया गया है क्योंकि ये तीनों देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, और वहां से आने वाले लोग, मुस्लिम लोग, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के कारण नहीं आए होंगे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के कारण आए होंगे। जबकि हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए हैं ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। तो ये सब तो होगा कुछ पॉजिटिव साइड ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कुछ कंसर्न्स हैं, और मेनली वो हमारे स्टेट आसाम को लेकर के कंसर्न है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत कई सारे लोगों को सिटीजनशिप दे दी गई, जो आसाम अकॉर्ड और एनआरसी अपडेट प्रोसेस को कहीं ना कहीं डिफीट करता है। आसाम अकॉर्ड में क्या कहा गया था कि इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, डिपोर्ट आउट किया जाएगा। एनआरसी अपडेट किया जा रहा था इसी पर्पस के लिए साल 2014 से ही। तो आसाम अकॉर्ड को इंप्लीमेंट या फुलफिल कराने के लिए, साइन करवाने के लिए 800 यूथ ने अपने लाइफ की सैक्रिफाइस की है, तब जाकर के असम अकॉर्ड साइन हुआ है। और अब उसमें से कई सारे रिफ्यूजी जिनको डिपोर्ट करने की कमिटमेंट की गई थी असम अकॉर्ड में, उन रिफ्यूजीज को अब सिटीजनशिप मिल रही है भारत की। तो असम अकॉर्ड एंड एनआरसी अपडेट सीम्स टू बी डिफीटेड। दूसरा, डिसप्रोपोर्शनेट बर्डन। अगर आप सिटीजनशिप दे रहे हैं तो ये भी तो देखिए, आप सिटीजनशिप दे रहे हैं इस उम्मीद में कि अगर सिटीजनशिप मिल जाएगी तो ये लोग इकोनॉमिक बर्डन ना होकर के इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे भारत के लिए। बट ये भी तो देखिए कि ये लोग मेनली बॉर्डर स्टेट्स असम और वेस्ट बंगाल में ही है मेनली। तो ज्यादातर जो बर्डन पड़ेगा, डिस्प्रोपोर्शनेटली हाइयर बर्डन विल बी फेस्ड बाय असम एंड वेस्ट बंगाल। तीसरा, जो हिंदू या बाकी नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के, वो लोग अब ज्यादा इंसेंटिवाइज होंगे भारत के अंदर इंटर करने के लिए, इस उम्मीद में कि चलिए भारत में एक बार इंटर कर गए इलीगली तो देर सवेर हमें भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। बाद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ये लोग फिर अमेंडमेंट लाएंगे, कट ऑफ डेट को बढ़ा करके 31 दिसंबर से 2014 से 2024 कर देंगे मान लीजिए। तो एक बार भारत में जाकर के सेटल हो जाइए अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो। ये एक गलत मैसेज जा रहा है। सो इससे फ्यूचर में और ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा, चौथा, अगर मुस्लिम्स को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले रिफ्यूजीज में से मुस्लिम को सिटीजनशिप नहीं दी गई, तो फिर म्यांमार से आने वाले रोहिंग्यास को, जो मुसलमान हैं, उनको तो कम से कम देनी चाहिए थी। वाई म्यांमार हैज बीन सिंगल्ड आउट? कहीं ना कहीं क्रिटिक्स है कि द एक्ट इज आर्बिट्ररी एंड इट इज समहाउ डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश को इंक्लूड किया गया है, जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, म्यांमार को इंक्लूड नहीं किया गया। ये जो टॉपिक है रेफ्यूजीज कन्वेंशन, इसके ऊपर एथिक्स पेपर में साल 2023 में, यानी कि पिछले साल, ये सवाल पूछा गया था। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, हिंट्स भी मैंने लिख करके दिया हुआ है, चाहिए तो हिंट्स पढ़िए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, इसी रेफ्यूजी कन्वेंशन के ऊपर ही है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इनहेरिटेंस टैक्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इनहेरिटेंस टैक्स होता क्या है? इनहेरिटेंस टैक्स को स्टेट टैक्स या स्टेट ड्यूटी भी कहते हैं। बेसिकली, जब मान लीजिए कि एक पिता अपने बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, वसीयत बनाते हैं, विल बनाते हैं, तो बेसिकली प्रॉपर्टी इज बीइंग इनहेरिटेड बाय द नेक्स्ट जनरेशन। दैट प्रॉपर्टी, मान लीजिए कि वो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो माना जाएगा कि अगले जनरेशन को 2 करोड़ का इनकम हुआ है और उस इनकम पे उसको टैक्स भरना होगा, जिसको कहा जाता है इनहेरिटेंस टैक्स।
तो इनहेरिटेंस टैक्स ऑल्सो नोन एज स्टेट टैक्स इज द टैक्स दैट इज लिवाइड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एसेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इट्स इनहेरिटेंस। फॉर एग्जाम्पल इनहेरिटेंस ऑफ एंसेस्ट्रल लैंड, तो जमीन आपको मिल गई 2 करोड़ की, तो उस पर आपको 2 करोड़ आपका इनकम माना जाएगा और उस पर आपको टैक्स भरना होगा। देखिए भारत के अंदर इनहेरिटेंस टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया है, ये नहीं लगता है सिंस 1985। राजीव गांधी की सरकार ने इसको एबॉलिश कर दिया। और इनहेरिटेंस टैक्स के अलावा देखिए इनहेरिटेंस टैक्स वाज फर्स्ट लिवाइड इन 1953, 1953 से लेकर के 1985 तक ये चला। उसके बाद इसको खत्म कर दिया गया। इट वाज इंप्लीमेंटेड अंडर स्टेट ड्यूटी एक्ट ऑफ 1953। भारत के अंदर ये खत्म हो गया है, लेकिन दुनिया के कई सारे अमीर देशों में आप देखो, जर्मनी में, यूके में, यूएस में इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। ओवरऑल अगर आप एवरेज देखो ओईसीडी कंट्रीज का, यानी कि डेवलप कंट्रीज का, तो इनहेरिटेंस टैक्स ऑन एन एवरेज 25% लगता है। हाल फिलहाल में न्यूज में क्यों आया इनहेरिटेंस टैक्स का कॉन्सेप्ट? साम पित्रोदा, जो आईटी एक्सपर्ट माने जाते हैं, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी के एडवाइजर हुआ करते थे, आजकल राहुल गांधी जी के एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा कि भारत को वापस से इनहेरिटेंस टैक्स ले आना चाहिए ताकि इनइक्वालिटी को एड्रेस किया जा सके, इनइक्वालिटी को कम किया जा सके। अब इसको लेकर के अलग अलग बहस छिड़ गई, बट इसी कारण से इनहेरिटेंस टैक्स का कॉन्सेप्ट न्यूज में आया है। इनहेरिटेंस टैक्स तो हमारे देश के अंदर आपको मैंने बताया एबोलिश्ड है ही। उसके अलावा गिफ्ट टैक्स, यानी कि अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो वो भी एक तरीके से आपकी इनकम है, उस पर आपको टैक्स भरना चाहिए। बट गिफ्ट टैक्स में भी अलग अलग तरीके से छूट है। अगर आपका कोई नियर डियर फैमिली मेंबर आपको गिफ्ट देता है तो उस पर छूट है। गिफ्ट टैक्स इज ऑल्सो एबोलिश्ड। दैट इज वाई गिफ्ट टैक्स एंड इनहेरिटेंस टैक्स समटाइम्स टुगेदर इज नोन एज पेपर टैक्स। पेपर टैक्स कोई नया टैक्स नहीं है, इट्स सिंपली इज नोन एज पेपर टैक्स। इन दोनों को मिलाकर के पेपर टैक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों जो टैक्स हैं वो खाली नाम के रह गए, खाली पेपर पे रह गए। रियलिटी में इससे कोई भारत सरकार को कोई खास टैक्स की कमाई होती नहीं है। इनहेरिटेंस टैक्स तो पूरी तरीके से एबोलिश्ड है। गिफ्ट टैक्स भी कई सारे केसेस में उस पे एग्जेम्पशन है। दैट इज वाई दीज टू टैक्स टुगेदर आर नोन एज पेपर टैक्स। पेपर टैक्स माने टैक्स दैट डज नॉट हैव मच प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, कोई बहुत ज्यादा सरकार को अर्निंग होती नहीं है। इट इज देयर इन थ्योरी या ऑन द पेपर, दैट इज द आइडिया। तो पेपर टैक्स के ऊपर ये प्रश्न हमने आपको दे रखा है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इनहेरिटेंस टैक्स के ऊपर ऐसा मेंस में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनहेरिटेंस टैक्स है क्या, भारत के अंदर इसको लाने से क्या फायदा होगा। तो बेसिकली इनहेरिटेंस टैक्स को लाने के लिए फेवर में जो मेन आर्गुमेंट दिया जाता है वो दिया जाता है कि भारत के अंदर इनइक्वालिटी ज्यादा है। इनइक्वालिटी के लिए आपको मैंने ऑलरेडी रटाया हुआ है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब का रिपोर्ट डेटा। 1% रिच पीपल होल्ड 22.6% ऑफ नेशनल इनकम एंड 1% रिच पीपल होल्ड 39.5% ऑफ वेल्थ। तो इनहेरिटेंस टैक्स अगर लगेगा तो कहीं ना कहीं अमीर लोग जब अपने बच्चों को वेल्थ ट्रांसफर करेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा। उस टैक्स के पैसे को सरकार वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तो दिस इज हाउ इनहेरिटेंस टैक्स कुड बी यूज टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। सरकार की रेवेन्यू बढ़ जाएगी, फिजिकल बर्डन कम होगा, इनइक्वालिटी एड्रेस करने में फायदा मिलेगा। बट कुछ नुकसान भी है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो फिर इनहेरिटेंस ट्रांसफर करने के बजाय पैसे को खर्च करना शुरू कर देंगे, तो सेविंग्स कम होगी। इट इज अ काइंड ऑफ डबल टैक्सेशन, सेकेंडरी टैक्सेशन या डबल टैक्सेशन। जब मैं पैसा कमा रहा हूं, मान लीजिए कि आप पैसा कमा रहे हैं, तो जब पैसा कमा रहे तो इनकम टैक्स भर ही रहे हैं, और जो वो पैसा कमाते कमाते पैसा जब इकट्ठा हो गया और अपने बच्चों को ट्रांसफर करेंगे तो उस केस में आपके बच्चे फिर इनहेरिटेंस टैक्स भरेंगे। तो इट इज ए काइंड ऑफ टू या डबल टैक्सेशन। तो ये सब कुछ समस्याएं हैं। येट इनहेरिटेंस टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन वेयर रिच पीपल हैव टू पे टैक्स। सो दैट इज हाउ इनहेरिटेंस टैक्स could be used in order to address inequality in India, reduce inequality in India, which is very high, but it should be used only in a very systematic manner so that economy के ऊपर इसका कोई बहुत ज्यादा impact ना हो। ऐसा कुछ कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं। The next topic is about coalition for disaster resilient infrastructure. This topic is important from our syllabus GS paper 3 disaster management point of view। देखिए डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है पहले ये समझिए। तो अब डिजास्टर को तो पूरी तरह से, नेचुरल डिजास्टर्स को तो पूरी तरह से प्रिवेंट कर पाना संभव नहीं है। जैसे अर्थक्वेक हो गया या फ्लड हो गया, उसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो क्यों ना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे क्रिएट किए जाए
कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा डैमेज ना हो, जिस कारण से इकोनॉमिक एंड ह्यूमन लाइफ के डैमेजेस कम हो इन द केस ऑफ डिजास्टर। ये कॉन्सेप्ट से इंस्पायर होकर के वर्ल्ड कंट्रीज ने कोलिशन या ग्रुप स्टार्ट किया जिसका नाम है कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि लेट अस कम टुगेदर, लेट अस डिस्कस बेस्ट प्रैक्टिसेस in order to develop such an infrastructure which could remain resilient even in the case of disaster। ये जो कॉन्सेप्ट है कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको पहली बार प्रपोज किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साल 2019 में इन यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट। और बेसिकली डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डेटा याद रखिएगा, एवरी $1 स्पेंट इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन लीड्स टू गेन ऑफ $7 इन लॉन्ग रन। ₹1 खर्च करेंगे आप डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, तो लॉन्ग रन में ₹7 बचा पाएंगे। दिस डेटा हैज बीन गिवन इन सेंडाई फ्रेमवर्क विच इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो सेंडाई फ्रेमवर्क है क्या? एक तो आप समझ गए कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये स्टार्ट हुआ 2019 में डिजास्टर के अगेंस्ट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। फिर सेंडाई फ्रेमवर्क भी इसी डायरेक्शन में है डिजास्टर मिटिगेशन के लिए। तो सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से लेकर के 2030 तक वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन इन सेंडाई जापान। इट रिप्लेस्ड अर्लियर एग्जिस्टिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्लान जिसका नाम था ह्यूगो फ्रेमवर्क। तो ह्यूगो फ्रेमवर्क 2005 से लेकर के 2015 तक था डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, और उसके बाद फिर लाया गया सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो 2015 से लेकर के 2030 तक चलेगा, जिसमें वर्ल्ड कंट्रीज कोऑपरेट करेंगे आपस में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। और सेंडाई फ्रेमवर्क में डेटा दिया गया है $1 खर्च करेंगे तो $7 बचाएंगे। और सेंडाई फ्रेमवर्क के अलावा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए देयर इज ए कोलिशन जिसका नाम है कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। करंट न्यूज ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी एड्रेस द 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आर्टिकल 244A। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए आर्टिकल 244A हाल फिलहाल में न्यूज में काफी आया है असम के पॉलिटिक्स में, बट पहले एक बार समझते हैं कि आर्टिकल 244A है क्या। आर्टिकल 244A was inserted in the Constitution as a result of 22nd Amendment Act of 1969। ओरिजिनली नहीं था, अमेंडमेंट की मदद से इसको लाया गया है। और आर्टिकल 244A हमारे पार्लियामेंट को अथॉरिटी देता है कि आसाम के अंदर ट्राइबल एरियाज में ऑटोनोमस रीजन बना सकते हैं पार्लियामेंट कानून बना करके। उस ऑटोनोमस रीजन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल सकता है लाइक स्टेट इटसेल्फ, मतलब उनका अपना खुद का लेजिस्लेटिव बॉडी होगा, उनके अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं अंडर आर्टिकल 244A। अब आप कहेंगे कि सर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अंडर 6 शेड्यूल तो ऑलरेडी है। वो बात सही है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल असम के अंदर है इन डीमा हसाओ, कार्बी अंगलोंग एंड बोडो लैंड टेरिटोरियल काउंसिल बीटीसी, मोर और लेस तो ये वही है। लेकिन 244A के अंतर्गत अगर कोई ऑटोनोमस रीजन बनाया गया तो फिर उसके पावर्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्रिएटेड अंडर 6th शेड्यूल। तो दिस अरेंजमेंट ऑफ 244A represents a significant advancement compared to the existing governance structure outlined in 6th शेड्यूल। तो बेसिकली 244A पावर देता है पार्लियामेंट को कि कानून बना करके आप ऑटोनोमस रीजन बनाए ट्राइबल एरियाज के लिए, जिसको और ज्यादा पावर आप दे सकते हैं, जितना पावर उनको अभी मिला है अंडर 6 शेड्यूल उससे भी ज्यादा। असम के अंदर हाल फिलहाल में ज्यादा न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि असम की जो ट्राइबल मेजॉरिटी रीजन है डीफू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पे हर एक पॉलिटिकल पार्टी यही प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर हम जीत गए, हमारी सरकार बन गई, तो आर्टिकल 244 के अंतर्गत हम एक ऑटोनोमस रीजन क्रिएट करवाएंगे विद इन द स्टेट। तो देयर विल बी अ स्टेट विद इन द स्टेट इटसेल्फ। सच काइंड ऑफ प्रोमिसेस आर बीइंग मेड इन द डीफू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, दैट इज व्हाई ये न्यूज में आया। देखिए अगेन साल 2023 यानी कि पिछले साल यूपीएससी ने ये सवाल पूछा था आर्टिकल 244, ध्यान रहे आर्टिकल 244A पे नहीं, ओवरऑल 244 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज।
fifth schedule and sixth schedule. Analyze the impact of non-implementation of the provision of fifth schedule on the growth of left wing extremism. तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं सेंट्रल इंडिया के अंतर्गत जो इंसर्जेंसी के प्रॉब्लम है और फिफ्थ शेड्यूल का ठीक से इंप्लीमेंट ना हो पाए यानी कि ट्राइबल लोगों को ठीक तरीके से उनके इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल राइट्स ना मिल पाना अंडर फिफ्थ शेड्यूल दैट इज द रीजन बिहाइंड राइज ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यही आपको प्रूव करना है इन दिस क्वेश्चन तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मैं आपको बता चुका हूं आर्टिकल 244 आपको पता है जिसके अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट के अंदर ट्राइबल एरियाज और फिर में बाकी जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है वहां पे शेड्यूल एरियाज बनाए गए हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स बट शेड्यूल एरियाज के अंदर जो 10 स्टेट आते हैं उनके ट्राइबल्स को उतना पावर नहीं है जितना ट्राइबल एरियाज के अंदर ट्राइबल्स को पावर है एंड दैट इज वन रीजन बिहाइंड डिसकंटेंटमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन शेड्यूल एरियाज अंडर फिफ्थ शेड्यूल एंड दैट is also one reason behind left wing extremism का राइज यही सवाल है इस पे आपको जवाब देना है देखिए ट्राइबल के डिसकंटेंटमेंट पे कभी भी प्रश्न आए तो आपको कंक्लूड करना चाहिए विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइबल पंचशील ट्राइबल पंचशील इज बेसिकली 5 fundamental principles that were developed by the Nehruvian government itself for development of tribal areas नॉन इम्पोजिशन मतलब ट्राइबल लोगों के ऊपर कोई भी पॉलिसी जबरदस्ती फोर्स ना की जाए ट्राइबल राइट्स एंड लैंड ट्राइबल के राइट्स इन लैंड एंड फॉरेस्ट मस्ट बी रिस्पेक्टेड अवॉइड टू मेनी आउटसाइडर्स इन ट्राइबल टेरिटरी ट्राइबल एरिया शुड नॉट बी ओवर एडमिनिस्ट्रेड एंड ट्राइबल एरिया का जो डेवलपमेंट है दैट शुड नॉट बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मनी स्पेंट दीज आर द 5 प्रिंसिपल्स नोन एज ट्राइबल पंचशील फॉर वेलफेयर ऑफ ट्राइबल एरियाज और कोई भी ट्राइबल एरिया पे प्रश्न हो तो आप ट्राइबल पंचशील को ठीक तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए ऐसा आर्ग्यू करके आप कंक्लूड कर सकते हैं तो ट्राइबल पंचशील इज बेसिकली a मिडिल पाथ between preserving the identity of tribal and bringing development in the tribal areas तो ट्राइबल पंचशील की मदद से आप किसी भी आंसर को कंक्लूड करें तो आज का ये चौथा प्रश्न है 2 प्रश्न आप सबमिट कर सकते हैं पोर्टल पे पहला दूसरा ये दोनों आप खुद लिखें अटेम्प्ट करें जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन है और चकमा हजूम से रिलेटेड जो प्रश्न था उसमें दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग